Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video we are going to start with theme number 4 of class 12th history, that is thinkers, beliefs and buildings. Very important chapter. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वी फाइंड इट वेरी लेंदी एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इस वीडियो में पूरा चैप्टर हैंड रिटन नोट्स के थ्रू मैंने समझाया है, पॉइंटर्स में समझाया है, सो यू विल हैव एन आइडिया कि आपको किस तरह से अपना आंसर भी लिखना है. ठीक है, बहुत ईजिली पूरा चैप्टर एक्सप्लेन होगा, सो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरी देखो. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम बात क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. तो नाम देखो चैप्टर का क्या है, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स. तो इससे पहले वाले जो 2 चैप्टर थे उनमें हमने क्या पढ़ा, वहाँ हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 600 BCE टू 600 CE, इस टाइम पीरियड में क्या क्या पॉलिटिकल चेंजेस थे, है ना, क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे. जैसे हमने देखा भाई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो रही थी, है ना, न्यू टाउन्स आ रहे थे, उसके बाद काफ़ी सारे एम्पायर्स वहाँ पे इमर्ज हो रहे थे. कॉइन सिस्टम देखा, किस तरह से कॉइनेज डेवलप हुआ, समझ में आया. और इस चैप्टर में अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ फिलॉसफीज़ के बारे में, कुछ थिंकर्स के बारे में, किस तरह से नए बिलीव्स डेवलप हो रहे थे. ठीक है, इन्हें हम रिलीजियस बिलीव्स भी बोल सकते हैं, राइट. यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहेगा बुद्धिज़्म के ऊपर. अपार्ट फ्रॉम दिस हम यहाँ पे जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे, हिंदुइज़्म के बारे में भी थोड़ा सा आएगा, जहाँ पे 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज़ शैविज़्म एंड वैष्णविज़्म. समझ में आया, यहाँ तक पूरा क्लियर है कि ओवरऑल आइडिया आई होप आपको हो गया है पूरे चैप्टर का. अब देखो, ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन आपके चैप्टर के बिल्कुल एंड में दे रखी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही हमारे टॉपिक्स भी रहने वाले हैं. तो आप देखो, सबसे पहली बात 1500 टू 1000 BCE तक इसे बोला जाता है अर्ली वैदिक ट्रेडिशन. उसके बाद आता है 1000 BCE से 500 BCE तक हमारा होता है लेटर वैदिक ट्रेडिशन. इसके बाद आप देखो 6th सेंचुरी BCE से क्या डेवलप होने स्टार्ट होते हैं हमारे अर्ली उपनिषद्स, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म. यहाँ पे ये चीज़ें इमर्ज हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं. जैनिज़्म, बुद्धिज़्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद स्तूपास देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. स्तूपास क्या होते थे, ठीक है, क्यों बनाए जाते थे, कैसे बनाए जाते थे, क्या स्ट्रक्चर होता है, सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देखेंगे. स्तूपास डेवलप होने कब स्टार्ट हुए भाई, 3rd सेंचुरी BCE से. ठीक, उसके बाद 2nd सेंचुरी BCE में क्या होता है, महायाना बुद्धिज़्म, वैष्णविज़्म, शैविज़्म बताया ना मैंने, वही. तो स्तूपास पढ़ेंगे, स्कल्पचर्स पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाले ट्रेडिशंस के बारे में कि भाई बुद्धिज़्म भी अब इवॉल्व हो रहा था, कुछ नए नए बिलीव्स इस रिलीजन में आ रहे थे. वैष्णविज़्म के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे लॉर्ड विष्णु की वर्शिप होती है, और शैविज़्म जहाँ पे लॉर्ड शिवा की वर्शिप होती है. एंड आफ्टर दैट 3rd सेंचुरी CE से बनने स्टार्ट होते हैं हमारे टेम्पल्स. सो विल रीड अबाउट किस तरह से टेम्पल्स बनाने की स्टार्टिंग हुई थी, बिल्कुल इनिशियल टेम्पल्स किस तरह के होते थे, कैसे होते थे. ठीक है, सो ये हमारी है टाइमलाइन और इसी ऑर्डर में हमारे रहेंगे टॉपिक्स. समझ में आया. अब सोर्सेज मतलब भाई हिस्टोरियंस को कैसे पता लगा, कहाँ से उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, कहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली. तो यहाँ पे हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं भाई बुद्धिस्ट, जैना एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, दैट इज़ योर रिटन मटीरियल एंड वेरियस मटीरियल रिमेन्स. ठीक है, जिसमें मॉन्यूमेंट्स आते हैं, इंस्क्रिप्शंस आते हैं. सो दीज आर द सोर्सेज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. अब यहाँ पे पहला आपका आता है सांची स्तूपा के बारे में. ठीक है, वी विल कवर दिस लेटर. ये वाला जो पार्ट है हम ये बाद में कवर करेंगे बिकॉज बाद में आपका स्तूपास के बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सांची स्तूपा का और अमरावती में जो स्तूपा है उसका. ठीक है, सो वील डू इट लेटर. अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड टॉपिक से, दैट इज द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स. ठीक है, सो हेयर इज आवर टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट.
तो द मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE is regarded as a turning point in the world history. क्यों? What is the reason? डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में कि ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इसे टर्निंग पॉइंट क्यों बोला जाता है. पहला रीज़न हम लिखेंगे कि इस टाइम पीरियड में ना थिंकर्स इमर्ज हो रहे थे. ठीक है, काफ़ी सारे बिलीव्स, थॉट्स यहाँ पे डेवलप हो रहे थे. फॉर एग्जाम्पल ज़ाराथुस्ट्रा इन ईरान, Kongzi in China, Socrates, Plato and Aristotle in Greek, Mahavira, Buddha and Gautam Buddha in India. So आप देखो किस तरह से अलग अलग रीजन में यहाँ पे थिंकर्स डेवलप हो रहे हैं, फिलोसोफर्स यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट हो जाएगा दैट इस टाइम पीरियड में नए नए किंगडम्स और सिटीज़ भी इमर्ज हो रहे थे. और इसी के साथ साथ पर्टिकुलरली अगर हम बात करें गंगा वैली की, तो वहाँ पे काफ़ी लार्ज अमाउंट में सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे थे. सो थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि भाई सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वॉज चेंजिंग इन द गंगा वैली. ठीक है, और ये जो चेंजेस है ना, ये थिंकर्स इन चेंजेस को भी समझने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस. ठीक, समझ में आया. द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन. अब देखो, pre-existing traditions of thought, beliefs and practices, that is early Vedic tradition. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी सारे थॉट्स, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ये पहले एग्जिस्ट करते थे. ठीक है, जहाँ पे हम यहाँ बात कर रहे हैं अर्ली वैदिक ट्रेडिशन की, जिस टाइम पर ऋग्वेदा को कंपाइल किया गया. अर्ली वैदिक ट्रेडिशन का क्या टाइम पीरियड बताया था? 1500 to 1000 BCE. ठीक है, ये जो ऋग्वेदा है इसमें क्या क्या होता था? सो इट कंसिस्ट ऑफ हिम्स इन प्रेज ऑफ द डेटीज. और यहाँ पे 3 मेजर डेटीज होते थे, अग्नि, इंद्र एंड सोमा. राइट. और ये जो हिम्स है ना, इनका क्या यूज़ होता था? तो जब सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होते थे, ठीक है, जैसे पूजा होती है, यज्ञ होते हैं, तो जब सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे ना, तब ये हिम्स को बोला जाता था. पीपल यूज टू चैंट दीज हिम्स. समझ में आया. अब पहले क्या होता था कि भाई सैक्रिफाइसेस वर कलेक्टिवली परफॉर्म, मतलब सारे लोग मिलके एक साथ बैठ के जो भी आपका प्रोसीजर है, रिचुअल है आपका, वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं. बट धीरे धीरे लेटर क्या होने लगा? मतलब यहाँ पे देखो कौन सा टाइम पीरियड आता है, 1000 to 500 BCE हमारा लेट वैदिक ट्रेडिशन. समझ में आया. तो लेट वैदिक ट्रेडिशन में यहाँ पे क्या होता था कि ये सैक्रिफाइसेस सिर्फ और सिर्फ जो हाउस होल्ड के हेड्स होते थे ना, सिर्फ वो परफॉर्म करते थे. वो भी क्यों? कि भाई कुछ वेल्थ के लिए, है ना, जो भी आपकी डोमेस्टिक यूनिट है, जो भी आपके घर के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, उनकी वेलबींग के लिए. यहाँ पे क्लियर है पूरी चीज़. सो देयर वर सम सैक्रिफाइसेस, कुछ ऐसे ग्रैंड सैक्रिफाइसेस होते थे, कुछ बड़ी हम बोल सकते हैं रिचुअल्स होते थे, जैसे कि राजासूया एंड अश्वमेधा. ठीक है, ये नाम है 2 सैक्रिफाइसेस के. एंड दीज 2 सैक्रिफाइसेस वो परफॉर्म्ड ओनली बाय किंग्स एंड चीफ्स. ठीक है, मतलब जो रॉयल फैमिली से यहाँ पे आप देखो बिलोंग करते थे, राजा महाराजा जो होते थे, वो ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे. एंड कौन परफॉर्म करवाता था? मतलब ये जो किंग्स एंड चीफ्स हैं, दे वर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन ब्राह्मण्स. ठीक है, जो ब्राह्मण प्रीस्ट होते थे वो ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाते थे. तो ये पूरा समझ में आया. अर्ली वैदिक ट्रेडिशन में क्या होता था, फिर लेटर वैदिक ट्रेडिशन में क्या होता था. एंड दीज 2 नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ क्वेश्चंस. ठीक है, समझ में आया. अब देखो यहाँ क्या हो रहा था, न्यू क्वेश्चंस की बात यहाँ पे हो रही है. मतलब many ideas found in the Upanishads show that people were curious about the meaning of life. ठीक है, मतलब यहाँ पे लोग सवाल जवाब करना शुरू कर रहे थे. कुछ हम बोल सकते हैं जैसे लोग कुछ मानते हैं, है ना, उस पे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किस पे लोग क्यूरोसिटी यहाँ पे दिखा रहे थे कि भाई व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लाइफ. जैसे हम बात करते हैं ना कि लाइफ कैसे शुरू हुई होगी, लाइफ का पर्पस क्या होता है. सो मीनिंग ऑफ लाइफ एंड रीबर्थ, जैसे हम पुनर्जन्म बोलते हैं. ठीक है, क्या रीबर्थ होता है, और अगर होता है तो क्या ये पास्ट एक्शंस, मतलब
जो पिछले जन्म के, हम कहते हैं ना ऐसे कि पिछले जन्म के कर्म जो होते हैं, क्या ये उससे इम्पैक्ट होता है, उसका इफेक्ट होता है इस जन्म में, राइट। सो रीबर्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, इस तरह के क्वेश्चन सब लोग कर रहे थे। एंड द थिंकर्स, जैसा हमने बात करी कि काफ़ी सारे थिंकर्स इस टाइम पर इमर्ज हो रहे थे। सो दीज थिंकर्स बेसिकली दे वर वेरी मच एंगेज्ड to look into this nature of ultimate reality कि exactly what is the ultimate reality, उसको पता लगाने में ये thinkers basically वहाँ काम कर रहे थे। और यहाँ देखो, ये तो हमने बात की ली वैदिक ट्रेडिशंस में, है ना, सैक्रिफाइसेस देख लिए, कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। आउटसाइड वैदिक ट्रेडिशन क्या होता था, जो लोग वैदिक ट्रेडिशन में मानते नहीं थे, वहाँ बिलीव नहीं करते थे, सो दे डिड नॉट बिलीव इन एनी सिंगल अल्टीमेट रियलिटी। उनका मानना ये था कि कोई सिंगल, एक इकलौती एज सच कोई अल्टीमेट रियलिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। और थिंकर्स क्या ढूंढने में लगे हुए थे, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। तो यहाँ पे आप देखो कि व्यूज़ में कितना ज़्यादा कंट्रास्ट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। एंड दीज पीपल बेसिकली दे बिगेन स्पेकुलेटिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस, जो हमने देखा भाई राजसूया, अश्वमेधा और जो पूजा पाठ ये परफॉर्म होते थे, सैक्रिफाइसेस होते थे, इनकी सिग्निफिकेंस को भी अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि क्या ये ज़रूरी है, और अगर हम ये कर भी रहे हैं देन व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दीज सैक्रिफाइसेस, ठीक है, हमें मिल क्या रहा है ये करके, राइट। तो यहाँ पे आप देखो किस तरह से लोग अब क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं, मिथ्स बोल सकते हैं हम इनको, या फिर कुछ प्रैक्टिसेस जो उस टाइम पर प्रेवलेंट थी। समझ में आया? डिबेट्स एंड डिस्कशंस, एग्जैक्टली। सो देखो, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, उनके थ्रू में पता लगता है दैट देयर वर 64 सेक्ट ऑफ थॉट्स, ठीक है, 64 सेक्ट्स थे, 64 हम बोल सकते हैं बिलीफ्स थे या थॉट्स थे, राइट। तो वैरायटी आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो टीचर्स होते थे ना पर्टिकुलर रिलीजन के या फिर पर्टिकुलर थॉट के, पर्टिकुलर बिलीफ के टीचर्स, वो जगह जगह पे ट्रैवल करते थे और दूसरे लोगों को कन्विंस करते थे कि क्यों हमारा थॉट सबसे ज़्यादा वैलिड है, क्यों हमारा थॉट ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाएगा, ठीक है। सो दे यूज्ड टू कन्विंस अदर्स अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर थॉट। और जैसे होता था ना कि दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, इस ग्रुप का एक टीचर है, राइट, इस ग्रुप का भी एक टीचर है। नाउ सपोज दीज टीचर्स बेसिकली, दीज आर द टीचर्स और इस ग्रुप के भी टीचर्स हैं, ठीक है। नाउ सो जैसे हमने देखा कि ये टीचर्स क्या करते थे, दूसरी जगह ट्रैवल करते थे लोगों को कन्विंस करने के लिए। नाउ सपोज कि इस टीचर ने ये टीचर को कन्विंस कर लिया कि भाई इनका थॉट ज़्यादा वैलिड है, इनका बिलीफ ज़्यादा वैलिड है, देन ये जो टीचर के जितने भी डिसाइपल्स होते थे, ठीक है, जितने भी फॉलोअर्स होते थे, डेफिनेटली वो फिर कहाँ आ जाएंगे, इस वाले थॉट पे आ जाएंगे, इस वाले बिलीफ में वो अब इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। सो ये भी एक तरीका होता था अपने थॉट को फैलाने का, अपने बिलीव्स को फैलाने का। नाउ डिस्कशंस जो होते थे ना, डिबेट्स, जैसा हमने देखा कि यहाँ क्वेश्चंस भी हो रहे हैं रीबर्थ पे, मीनिंग ऑफ लाइफ पे, वैदिक ट्रेडिशंस पे। सो इस तरह की डिबेट्स, डिस्कशंस दे यूज्ड टू टेक प्लेस इन कुटागरशाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू पर्पज से। व्हाट इज अ कुटागरशाला? सो इट इज़ अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, ठीक है। सो नॉर्मल सी हट होती थी जिसका रूफ थोड़ा पॉइंटेड होता था। या फिर डिबेट्स कहाँ हो सकती थी, इन ग्रुप्स वेयर ट्रैवलिंग मेंडिकेंस होल्टेड, ठीक है। मेंडिकेंस होते हैं जो स्टेबल नहीं रहते, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, आपने देखा जो हमारा, अभी हम आगे देखेंगे कि बुद्धिज़्म में जब लोग एक ग्रुप को ज्वाइन करते थे, बुद्धिज़्म को ज्वाइन करते थे, तो वो भिक्खूज बोला जाता था। मतलब उनके पास कोई पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होता था, कोई घर नहीं होता था, बल्कि दे यूज्ड टू लिव ऑन आल्म्स, मतलब जो लोगों ने दे दिया वही खा लिया, वही पहन लिया, ठीक है। सो ऐसे लोगों को जो ट्रैवल करते रहते हैं, स्टेबल लाइफ नहीं होती, उन्हें हम मेंडिकेंस बोलते हैं। समझ में आई ये पूरी चीज़? नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ देखो, अब महावीरा एंड बुद्धा क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदा इज वेरी इंपॉर्टेंट। महावीरा जैनिज्म, बुद्धा बुद्धिज्म। नाउ दे क्वेश्चन द अथॉरिटीज ऑफ वेदास, मतलब वेदास के बारे में, वैदिक ट्रेडिशन के बारे में अब यहाँ पे इनके कुछ क्वेश्चंस हैं।
नाउ क्यों इन्होंने वेदास को चैलेंज करा, क्या इन्हें वेदास में नेगेटिव चीज़ें दिखी? पहली चीज़ देयर वाज, आप देखो, इंडिविजुअल एजेंसी, मैन एंड वुमेन कुड स्ट्राइव टू अटेन लिबरेशन। बेसिकली ये जो दो ट्रेडिशंस हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यहाँ पे इंडिविजुअल एजेंसी पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता था। मतलब कि अगर आपको ये वर्ल्डली ऑर्डर से, ठीक है, इससे अगर लिबरेट होना है, देन यू आर द वन हु कैन लिबरेट योर सेल्फ, राइट। आप अपने खुद के एफर्ट्स के थ्रू, खुद के आप मेहनत के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं, हम बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तपस्या या फिर पेनांस करके आप खुद को लिबरेट कर सकते हैं विद वेरियस मेथड्स। वेयर एज वेदास में क्या होता था कि भाई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जो है वो डिसाइड हो रही है ड्यू टू बर्थ इन अ स्पेसिफिक कास्ट और जेंडर, ठीक है, कि आप जिस कास्ट में पैदा हुए हैं, आपने जिस कास्ट या जिस जेंडर में जन्म लिया है, वो आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को, आपके नेचर को, आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा। वेयरएज यहाँ पे है इंडिविजुअल एजेंसी, ठीक है, कि भाई आपके काम के थ्रू आपको रिकग्निशन दिया जाएगा, आपके काम के थ्रू आपकी लाइफ डिसाइड होगी, राइट। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता था यहाँ ये वाले थॉट्स के बीच में। समझ में आया? नाउ बियॉन्ड द वर्ल्डली प्लेजर्स, ये वाला जो पार्ट है ना आपका महावीरा, बुद्धा एंड वेदास वाला, ये यहाँ पे दे रखा है। सो मेक श्योर दैट यू रीड दिस, राइट। नाउ moving on towards our next topic, that is beyond worldly pleasures, the message of महावीरा। यहाँ पे हम ना जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या आइडियोलॉजी होती थी जैनिज्म में। समझ में आ रही है बात? अब देखो महावीरा क्या बोलते थे, उनका क्या मैसेज था, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले जैनिज्म का। तो महावीरा जब बॉर्न हुए थे तो ही वॉज कॉल्ड वर्धमान। उन्हें उस टाइम पर महावीरा नहीं बोला जाता था, ठीक है। क्या नाम था उनका? वर्धमान उनको बुलाया जाता था। तो वर्धमान के जन्म से पहले ही जो एक बेसिक जैनिज्म की फिलॉसफी थी ना, वो नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंट थी। इट वॉज देयर। ऐसा नहीं था कि इनके जन्म लेने के बाद ही जैनिज्म की फिलॉसफी आई है, ठीक है, नहीं। जैनिज्म की जो फिलॉसफी है, जैनिज्म के आइडियाज़ हैं, वो पहले से एग्जिस्ट करते थे नॉर्थ इंडिया में। फिर 6th सेंचुरी BCE में उनको महावीरा बोला जाने लगा एंड तब से उनको फिर महावीरा बोलते हैं। तो जैन ट्रेडिशन में ना देयर हैव बीन 23 तीर्थंकरास बिफोर महावीरा। महावीरा से पहले देयर वर 23 तीर्थंकरास। तीर्थंकरास कौन होते हैं गाइज? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। सो तीर्थंकरास बेसिकली दे आर, हम बोल सकते हैं टीचर्स बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल पीपल जो कि लोगों को गाइड करते हैं टू क्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब लिबरेट होने में लोगों को हेल्प करते हैं। ऐसे टीचर्स को तीर्थंकरास बोला जाता है। पूरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? नाउ ये पूरा क्लियर है 23 तीर्थंकरास की भाई जैना फिलॉसफी पहले से ही थी। अब देखते हैं जैनिज्म का क्या आइडिया था, क्या बोला जाता है जैनिज्म में, क्या माना जाता है। ये पैराग्राफ ट्रस्ट मी गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली चीज़, जो पूरा वर्ल्ड है इट इज़ एनिमेटेड, मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है कि इवन स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ, ठीक है। सो स्टोन्स, रॉक्स जैसी जिन्हें हम बोलते हैं कि इनमें कोई लाइफ नहीं होती, जैनिज्म में बोला जा रहा है कि इन चीज़ों में भी लाइफ होती है। सेकेंड पॉइंट आता है इनका नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में सब आते हैं, ठीक है, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स की किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है हमको। थर्ड पॉइंट आता है अहिंसा के बारे में, मतलब नॉन वायलेंस के बारे में। ऑब्वियसली देखो अहिंसा तो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है ना। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में भी नॉन वायलेंस का कितना बड़ा रोल था। फोर्थ पॉइंट, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। आगे लिखा है कर्मा। यहाँ पे ये पॉइंट ये बोल रहा है कि आपका जो कर्मा है ना, जो आपके कर्म हैं,
ये ही शेप करते हैं योर बर्थ एंड रीबर्थ। मतलब आप आज जो हैं, आपने जो भी अभी जन्म लिया है, इट इज़ ड्यू टू योर पास्ट कर्मास। समझ में आया? आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको दूसरी लाइफ में जन्म मिलेगा और आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको अभी प्रेजेंट लाइफ में जन्म मिला है। नेक्स्ट, asceticism एंड पेनांस, दे आर द टू वेज जिससे लोग अपने आप को फ्री कर सकते हैं फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ कर्मा, और लिबरेशन उन्हें मिल सकता है, निर्वाण उन्हें मिल सकता है। हावेवर, ये जो फ्री जो आपको होना है, लिबरेशन जो आपको चाहिए ना, इट कैन ओनली बी अचीव बाय रिनाउंसिंग द वर्ल्ड। जो आपकी मटीरियल अट्रैक्शंस हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, उनको आपको लाइफ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। मोरोवर, सैल्वेशन के लिए, लिबरेशन के लिए मोनास्टिक एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनास्टिक एग्जिस्टेंस से मतलब हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल लाइफ, आपके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आप कुछ बहुत महंगी चीज़ या मटेरियल चीज़ें पजेस नहीं करते हैं, बहुत सिंपल लाइफ आप जीते हैं। ठीक है ना? जो जैनिज़्म में जो लोग होते थे ना, जो जैन लोग होते थे, दे यूज्ड टू टेक 5 vows। मतलब हम बोल सकते हैं 5 प्रण ये लोग लेते थे। क्या बोलते थे? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, मार काट नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, वी विल ऑब्जर्व सेलिबसी एंड वी विल एब्सटेन फ्रॉम पजेसिंग प्रॉपर्टी पजेस नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा मैं तब से बोल ही रही हूँ। तो ये इनके 5 vows थे। आपको समझ में आया? 1 2 3 4 एंड 5, राइट? तो अगर जैनिज़्म के बारे में क्वेश्चन आता है, देखो जैनिज़्म का ना यही एक छोटा सा आपका पैराग्राफ है, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। सो मेक श्योर कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हैं। गॉट इट? नाउ जैन स्कॉलर्स दे बेसिकली रोट वैरायटी ऑफ लिटरेचर, है ना? जैनिज़्म के बारे में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देयर आर टेक्स्ट, देयर इज़ रिटन एविडेंसेस। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं? प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल, राइट? एंड इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ना, दे हैव बिन प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरीज। सो लाइब्रेरीज में ये जो लैंग्वेज है, इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके रखा गया, जैनिज़्म के आइडिया को प्रिजर्व करके वहाँ पे रखा गया। ठीक है? नाउ some of the earliest stone sculptures associated with religious traditions, they were produced by devotees of Jaina तीर्थंकरास। ठीक है, काफ़ी सारे स्कल्पचर्स, काफ़ी सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो जैना तीर्थंकरास थे, मतलब जो टीचर्स थे, जो लोगों को गाइड करते थे लिबरेशन के लिए, उनके डिवोटीज, उनके फॉलोअर्स ने प्रोड्यूस करी हैं, उनके फॉलोअर्स ने वो बनवाई हैं, उन स्कल्पचर्स को शेप कराया है। ठीक है, यहाँ तक जैनिज़्म पूरा क्लियर है। बिकॉज अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अबाउट बुद्धिज़्म, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। अब देखो, बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा एक फैला हुआ रिलीजन रहा है। ठीक है, इसका जो मैसेज है वो चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ तक भी बुद्धिज़्म का मैसेज पहुँचा है, राइट? सोर्सेज क्या यूज़ करते हैं? कहाँ से हमें बुद्धिज़्म के बारे में पता लगता है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता लगता है। ठीक है, जो हमारे पास रिटर्न मटेरियल है। हेजोग्राफीज़ होती हैं जो आपके रिलीजियस लीडर्स होते हैं ना, उनकी बायोग्राफीज़ को बोला जाता है हेजोग्राफीज़। अब देखो, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बुद्धा के बारे में। जैसा हमने देखा कि महावीरा को पहले से महावीरा नहीं बोलते हैं, पहले उनका नाम वर्धमन था। सिमिलरली जब बुद्धा का जन्म हुआ, व्हेन बुद्धा वाज बोर्न, ही वाज नेम्ड एज सिद्धार्थ। ठीक है, उनको सिद्धार्थ बोला जाता था। अब इनको बुद्धा कब से बोला जाने लगा, क्या स्टोरी है, वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो सिद्धार्थ बेसिकली ही वाज सन ऑफ द चीफ ऑफ द सक्या क्लैन। कौन से क्लैन के चीफ के बेटे थे? सक्या क्लैन। बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पर्पज से। ही ऑलवेज हैड अ शेल्टर्ड अपब्रिंगिंग, मतलब इनको पैलेस के अंदर ही रखा जाता था। जो बाहर की हार्श रियलिटीज़ है ना, उनसे ये आइसोलेटेड थे, इंसुलेटेड थे, अभी तक उनसे रूबरू नहीं हुए थे ऐसी हार्श रियलिटीज़ से। सिर्फ और सिर्फ पैलेस के अंदर ही वाज बेसिकली ब्रॉट अप। ठीक है, बट एक दिन क्या होता है, ये अपने चारेटर को बोलते हैं कि मुझे आप सिटी में लेके चलो, बाहर लेके चलो। ही परसुएडेड है
और ये जो उनकी ट्रिप रही ना पहली बार सिटी में जाने की, इट वॉज ट्रॉमेटिक। क्यों ऐसा, इन्होंने क्या देख लिया था? ही सॉ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एक सिक मैन, एक सिक मैन, एक बीमार आदमी और एक कॉर्प्स, ठीक है, मतलब मरा हुआ इंसान, ठीक है, एक डेड इंसान। ये चीज़ें इन्होंने देखी एंड डेफिनेटली आप देखोगे इट वॉज ट्रॉमेटिक फॉर हिम, राइट। और ये सब चीज़ें इन्हें देख के पता है क्या लगा? इन्हें लगा कि डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी तो इनएविटेबल है, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो एक दिन होगा ही होगा। इन्होंने होमलेस मेंडिकेंट देखा, भटकता हुआ इंसान, है ना। मेंडिकेंट कौन, मैंने बताया, जो भटकते रहते हैं, उनके पास कोई स्टेबल प्लेस नहीं होती रहने के लिए। फिर ये जो मेंडिकेंट है, ही वॉज डीलिंग विद ओल्ड एज, डिजीज़ एंड अल्टीमेटली डेथ, और इसके बाद ही अल्टीमेटली फाउंड पीस। और ये प्रोसेस देख के डेथ के बाद जो आपको शांति की प्राप्ति होती है, यही चीज़ समझ के ही लेफ्ट द पैलेस, उन्होंने पैलेस छोड़ दिया एंड ही सेट आउट फॉर सर्च ऑफ हिज ओन ट्रुथ, खुद का ट्रुथ सर्च करने निकल गए। और ये पीस अटेन करने के लिए, निर्वाण अटेन करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारे पाथ्स अपनाए। इन्होंने बॉडीली मॉडिफिकेशन भी ट्राई करा, जिसकी वजह से बिल्कुल उनकी डेथ जैसी सिचुएशन आ गई थी। इतना ज़्यादा इंटेंस ये आपका प्रोसेस होता है बॉडीली मॉडिफिकेशन का। हाउएवर ये जो एक्सट्रीम प्रोसेसेस थे, इनको फिर अबैंडन करा, इनको इन्होंने छोड़ा एंड अल्टीमेटली फिर काफ़ी सारे दिनों के लिए फॉर सेवरल डेज उन्होंने मेडिटेट करा, ध्यान करा एंड अल्टीमेटली ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट। और तब से इन्हें बोला जाता है बुद्धा और द एनलाइटेंड वन, ठीक है। ये जो उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है, एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया है, इसके बाद पूरी जिंदगी ही बेसिकली टॉट धम्मा। धम्मा क्या होता है? इट इज़ द पाथ ऑफ द राइटियस लिविंग, जीने का सही तरीका, किस तरह से आपको अपना जीवन जीना चाहिए, हाउ यू शुड स्पेंड योर लाइफ, हम बोल सकते हैं किस तरह से लाइफ को यूटिलाइज आपको करना चाहिए, दैट इज धम्मा, ठीक है। समझ में आया? सो ही टॉट दिस पर्टिकुलर थिंग। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में, मतलब बुद्धा अपने फॉलोअर्स को क्या सिखाते थे। अब इससे पहले आई वुड सजेस्ट कि आपका ना थोड़ा सा हम बैक जाएंगे अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। पेज नंबर आपका रहेगा 86। ये वाला जो पेज है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आप देखो, आई हाईलाइट तिपिताकास, ये क्या होते हैं मैं अभी समझाऊंगी। 3 पिताकास होते हैं इसमें, पिताकास, ठीक है। देयर आर 3 पिताकास इन दिस, विनय पिताका, अभिधम्मा पिताका एंड लास्ट वन विल बी योर्स सूत पिताका, ठीक है। सो ये 3 पिताकास होते हैं। ये क्या होते हैं ये मैं अब आपको समझाती हूँ नोट्स के थ्रू, ठीक है। बट मेक श्योर ये पेज आपका खुला रहना चाहिए। तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप सबसे पहले चीज़ देखो कि जब बुद्धा की डेथ हो गई थी, ठीक है, देन हिज टीचिंग्स वर कंप्राइज्ड एट अ काउंसिल ऑफ सीनियर मॉन्क्स, मतलब कुछ सीनियर मॉन्क्स थे, साधु थे जो बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करते थे। एंड ये मिले, कहाँ मिले? इन्होंने एक मीट करी, काउंसिल बनाई। कहाँ पे बनाई? वैशाली, जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है। वहाँ पे ये मॉन्क्स मिले एंड आफ्टर फॉर्मिंग दिस काउंसिल दे बेसिकली कंपाइल्ड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। वो जो बुद्धा बोलते थे, वो जो सिखाते थे बुद्धा, उनकी टीचिंग्स को यहाँ पे कंपाइल करा गया। और कंपाइल जब किया गया, इस पूरे कंपाइलेशन को बोला गया तिपिताका, जिसमें 3 पिताकास आते हैं, जैसा मैंने बताया विनय पिताका, जिसमें हम देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब जो लोग बुद्धिज़्म में अभी कन्वर्ट हो रहे हैं उनके लिए, जो इनिशियल लोग हैं उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगी। सूत पिताका में उनकी टीचिंग्स हमें मिलती हैं जो वो सिखाते थे, और अभिधम्मा पिताका में कुछ फिलोसफिकल मैटर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो अभी हमारा टॉपिक है टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। कहाँ से पता लगती हैं टीचिंग्स? सूत पिताका से हमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में पता लगता है। समझ में आया क्या टीचिंग्स थी, क्या आइडिया था बुद्धा का? पहली चीज़, वर्ल्ड इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इज़ ट्रांजिएंट, मतलब भाई
आपका जो वर्ल्ड है वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है ना। बिल्कुल एक तरह का तो वर्ल्ड आपका नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें हमेशा चेंज होती जा रही हैं, अर्थ हमेशा बदलती रहती है। सो इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और इस आइडिया को बोला जाता है अनिका। आफ्टर दैट दिस वर्ल्ड इज सोललेस, मतलब अनाटा, एंड नथिंग इज परमानेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे अर्थ पे कुछ हमेशा के लिए तो है नहीं, सभी को, हर चीज़ को एक ना एक दिन, हम बोल सकते हैं कि वो जो लाइफ है हमारी वो एक ना एक दिन डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी, राइट। देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट दैट हम यहाँ पे परमानेंट हैं। समझ में आ रही है बात। तो सोललेस, दिस वर्ल्ड इज सोललेस मतलब अनाटा। देन थर्ड पॉइंट वो बोलते हैं सॉरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि भाई सॉरो, दुखा, सॉरो जो है इट इज़ इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आप इससे अपना पीछा छुड़ा ही नहीं सकते, ऐसा है ही नहीं कि ह्यूमन लाइफ में आपको दुख देखने को ना मिले। फोर्थ पॉइंट, ह्यूमन्स कैन राइज अबव वर्ल्डली ट्रबल्स बाय मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनांस एंड सेल्फ इंडल्जेंस। ये दो जो आपके प्रोसेस हैं, सीवियर पेनांस, आपको कैसी लाइफ जीनी चाहिए, ठीक है, हम बोल सकते हैं जो हम तपस्या की बात करते हैं, एंड सेल्फ इंडल्जेंस, इन दो बीच में अगर हम इन दो के बीच में अगर मॉडरेशन बनाए रखें ना, एक बैलेंस बना के चलें, देन वी कैन राइज अबव दीज वर्ल्डली ट्रबल्स। इन ट्रबल्स के साथ हम डील कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वॉज इररेलेवेंट। भाई भगवान है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होता था। दिस वॉज कंसिडर्ड एज इररेलेवेंट, ठीक है, कि भाई बेसिकली देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आया, बिकॉज दीज आर द मेन पॉइंट्स, मेन आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म। नाउ बुद्धा बोलते थे कि जो सोशल वर्ल्ड बना दिया है ना, द सोसाइटी, ये नेचुरल नहीं है, इट इज़ नॉट ऑफ डिवाइन ओरिजिन। ये कहीं किसी भगवान ने बना के नहीं भेजी है, किसी डिवाइन ने बना के नहीं भेजी, बट ह्यूमंस ने खुद ने ये सोशल वर्ल्ड क्रिएट करा है। वो किंग्स को बोलते थे कि भाई यू शुड बी ह्यूमेन एंड एथिकल, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट तुमको नहीं होना चाहिए। एट्थ पॉइंट इज दैट सेल्फ रियलाइजेशन एंड निबान, एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। अगर सेल्फ रियलाइजेशन और निबान अटेन करना है, ठीक है, निबान इज योर लिबरेशन, एंड अगर आपको दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जन्म पुनर्जन्म, इससे अगर एस्केप होना है, देन व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन। इनके थ्रू ही हम ये दो चीज़ें अटेन कर सकते हैं। समझ में आई पूरी बात। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शन, दैट आप अपने लिबरेशन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और लिबरेशन में हेल्प नहीं कर सकता, एंड राइटियस एक्शन की भाई किस सही तरह से आपको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज़ अच्छे से पूरा क्लियर है, ठीक है, दिस पार्ट इज़ क्लियर। आई होप देयर इज़ नो डाउट, एंड अगर है भी दैट you can drop it in the comment section, I will definitely reply. Now our sixth topic, followers of Buddha. अब धीरे धीरे क्या होता है, जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे ना, उनके जो डिसाइपल्स थे वो बढ़ते गए, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे संघ बोला गया, एक संघ बनाया, ठीक है, संघ। इसमें कौन होते थे, मॉन्क्स होते थे, जो कि आगे जाके फिर टीचर्स ऑफ धम्मा बनते थे। धम्मा हमने क्या पढ़ा था, याद करो, द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग, ठीक है। फिर ये टीचर्स धम्मा को सिखाते थे, जो ये पाथ है राइटियस लिविंग का उसे लोगों को सिखाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे संघ बना लिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क्स बना ली। नाउ ये जो मॉन्क्स थे ना, दे यूज टू पजेस ओनली एसेंशियल रिक्विजिट्स, मतलब जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सिर्फ वो ही पजेस करते थे। आलतू फालतू वर्ल्डली प्लेजर्स इनके लिए कोई काम के नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, दे यूज टू पजेस अ बोल टू रिसीव फूड्स, है ना भाई, खाना रिसीव करने के लिए एक बोल उनके पास होता था। दे लिव्ड ऑन आर्म्स, मतलब कमाते नहीं थे, जो किसी ने दे दिया उस पर जिंदा रहते थे। एंड दे वर नोन एज भिक्खूज। समझ में आ रही है पूरी बात, दे वर नोन एज भिक्खूज। ओके, सो दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, भिक्खूज, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, भिक्खूज। समझ में आया। नाउ इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ मैन वर अलाउड, मतलब ओनली भिक्खूज होते थे वहाँ पे। बट आनंदा ना, बुद्धा की काफ़ी
बड़ी डिसाइपल थी, काफ़ी अच्छी फॉलोअर थी, और इन्होंने काफ़ी दिन के लिए मेडिटेट करा एंड फाइनली ऑन हर रिक्वेस्ट, on her efforts, due to her efforts, women were allowed in the संघ. And महाप्रजापति गौतमी जिन्हें बोला जाता है बुद्धा की फॉस्टर मदर, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ordained एज भिक्खुनी. मतलब शी वॉज ऑल्सो एंटर्ड इन टू दिस संघ. शी एंटर्ड दिस संघ एंड बिकेम अ भिक्खुनी, जैसे कि भिक्खूज होते थे, राइट. एंड ये जो वुमेन है दे देन बिकम थेरीज, मतलब दे वर रेस्पेक्टेड वुमेन हु अटेन्ड लिबरेशन. दे ऑल्सो अटेन्ड लिबरेशन लाइक बुद्धा. समझ में आया. एंड दीज वुमेन ऑल्सो बिकेम टीचर्स ऑफ धम्मा. ठीक है, ये भी फिर धम्मा पाथ ऑफ राइटियस लिविंग फिर सिखाया करते थे लोगों को. समझ में आया. नाउ जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे ना, वो काफ़ी डाइवर्स ग्रुप से आते थे. मतलब किंग्स भी होते थे उसमें, वेल्दी मैन, गहापतीज एंड हम्बल फोक लाइक वर्कर्स, स्लेव्स एंड क्राफ्ट्स पीपल. ये सारे लोग बुद्धा का जो संघ है उसमें इन्वॉल्व थे. बट यहाँ पे इन पे एक कंपल्शन था कि अगर आप एक बार संघ में आ चुके हो देन यू हैव टू लीव योर अर्लियर आइडेंटिटी. आप संघ में आने के बाद सिर्फ भिक्खूज और भिक्खुनीज हैं, आप कोई किंग नहीं हैं, आप अमीर लोग नहीं हैं, यू आर नॉट गहापतीज, कोई स्लेव नहीं है, कोई वर्कर्स नहीं है, सब लोग इक्वल हैं. ठीक है. नाउ इंटरनल फंक्शनिंग कैसे होती थी आपके संघ की. अब बेसिकली जो गानाज और संघाज आपने पढ़े हैं सेकंड चैप्टर में, याद करो, उनका जो ट्रेडिशन होता था ना, उसके अकॉर्डिंग ही दिस संघ फंक्शन. बेसिकली कंसेंसस पे आना है, अगर कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पे डिस्कशन होता था. अगर किसी वजह से ये डिस्कशन का कोई अल्टीमेट रिजल्ट नहीं निकल के आया, कोई अल्टीमेट डिसीजन नहीं आया, वो फेल हो गया डिसीजन, देन वोटिंग हुआ करती थी, जैसे कि गानाज और संघाज में होती थी. समझ में आई पूरी बात, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर. व्हाट अट्रैक्टेड पीपल टू बुद्धिज्म. बुद्धिज्म में लोग क्यों आते थे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपका, 3 मार्कर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है. तो हो क्या रहा था इस टाइम पे, काफ़ी रैपिड सोशल चेंजेस हो रहे थे. ठीक है, सोसाइटी में काफ़ी तेज़ी से चेंज आ रहे थे एंड पीपल वर डिससैटिस्फाइड and confused by this change. ठीक है, and they were basically dissatisfied by the existing religious practices because कहीं ना कहीं वो practices काफ़ी ज़्यादा harsh थी. ठीक है. Moreover, ये तो एक रीज़न रहा ही है. दूसरा रीज़न रहा है कि बुद्धिज़्म में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी कंडक्ट एंड वैल्यूज़ रादर दैन बर्थ और कास्ट. ठीक है, मतलब आप जहाँ पे जन्म लिया है आपने, जिस कास्ट में, जिस जेंडर पे, उसकी बेसिस पे आपकी लाइफ डिसाइड नहीं हो रही है. व्हाट इज़ योर कंडक्ट, व्हाट आर योर वैल्यूज़, आप काम क्या करते हैं, आपके कर्मों के अनुसार, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी लाइफ डिसाइड हो रही है. ठीक है, समझ में आया. सो देयर इज़ नो सुपीरियोरिटी बेस्ड ऑन बर्थ. मोर ओवर यहाँ पे एम्फेसाइज करा जाता था ऑन मेटा, दैट इज फेलो फीलिंग, एंड करुणा, दैट इज कंपैशन, पर्टिकुलरली फॉर यंगर एंड वीकर वंस. कि भाई जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं, यू शुड हैव अ फेलो फीलिंग फॉर देम, लव फॉर देम एंड कंपैशन फॉर देम. ठीक है, ये जो फेलो फीलिंग है इसे मेटा बोला जाता था और कंपैशन को करुणा बोला जाता था. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स एंड 4 क्वालिटीज़ ऑफ बुद्धिज़्म जो कि लोगों को अट्रैक्ट करती थी. आई होप पूरा अच्छे से क्लियर है. यहाँ तक पूरा आपका क्लियर है बुद्धिज़्म का पूरा कंसेप्ट. अगर कोई डाउट है देन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्तूपास, जो कि मैं आपका जो पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का उसमें अपलोड करूँगी. ठीक है, बट अभी तक बुद्धिज़्म तक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, एंड स्तूपास भी बुद्धिज़्म से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं. बुद्धिज़्म के आइडियाज़, उनकी प्रैक्टिसेस यहाँ पे स्तूपास बना ही जो आपके बुद्धा रहे हैं, जो महावीरा थे, उनकी वजह से. ठीक है, उनके बिलीव्स को फॉलो करते हुए लोगों ने स्तूपास बनाया. क्या इनका स्तूपास का इम्पोर्टेंस था, कैसे बनाए जाते थे, क्यों बनाए जाते थे, सारी चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाई जाएंगी. ठीक है, सो आई होप कि अभी तक जितना समझाया है ये पूरा क्लियर है. And I hope you liked this video, and if you did then please hit the like button, subscribe to the channel and press the bell icon so that you can receive the updates of all my upcoming videos. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.